हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला परीक्षा 2030 के लिए विज्ञापन निकाला गया है 4/12/2023 को। इस विज्ञापन में जो अभी आपके सामने हमने ओपन कर रखा है, ये ऑफिशियल विज्ञापन है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो इसकी तिथि है वो 4 दिसंबर 2024 यानी 4 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 4/1/2024 है। और ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी गलती करते हैं अगर आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। सुधार करने की अंतिम तिथि 11/1/2024 रखी गई है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग से अब जितने भी फॉर्म डाले जा रहे हैं सभी में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें भी जो फॉर्म डलेगा उसमें OTR मस्ट है, आवश्यक है। अगर आपने OTR नहीं बनाया है तो आयोग की जो वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है OTR.परीक्षा.nic.in से OTR नंबर प्राप्त कर लें और उसके बाद तब जाकर UPPSC.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को उन्होंने जो है हाईलाइट किया है कि जो इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के प्रथम चरण के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। यानी इसमें कोई भी ऑनलाइन आवेदन वगैरह का जो कॉपी है उसे आयोग को भेजना नहीं है। अभ्यर्थी जो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी पूरी जो एलिजिबिलिटी वगैरह है उसको अपने पास सुरक्षित रखना है उनको, ठीक है। अब करना क्या है, आप जानते ही हैं UPPSC.up.nic.in पर जाना है। वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, वहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। ये ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। आशा है कि चीज़ें आपको जरूर इसमें समझ में आ जाएंगी, जो भी चीज़ें होंगी। देखिए, यहाँ पर कह रहा है पेमेंट अधिकतर समस्या शिकायत होती है लोगों की कि उन्होंने पेमेंट किया और पेमेंट फेल हो गई। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाकर OTR नंबर भरने के उपरांत OTP अथवा OTR पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट और पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन हेतु तो अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें। यानी वहाँ पर आप वेरीफाई कर लें, ऑथेंटिकेट कर लें। अगर फेल बता रहा है तो दोबारा आपको पेमेंट करने की आवश्यकता है। इतना करने के बाद जो है होम पेज लॉगिन करिए। आप जो है शुल्क का भुगतान कितना है देख लीजिए। OBC और जनरल के लिए EWS के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, यानी टोटल 125 रुपये रखी गई है। SC ST के लिए जो है 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए जो है 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये रखी गई है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फीस है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित फीस यहाँ पर रखी गई है। मोटी मोटी चीज़ें पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम जो है बात करते हैं। इतना करने के बाद जो है आपको आरक्षण वगैरह आपको उसमें पता ही है कि जो आरक्षण मिलना है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता स्टाफ नर्स यूनानी। आप जानते हैं कि स्टाफ नर्स जो वैकेंसी निकली हुई है वो यूनानी जो दवा होती है उसके लिए जो है ये स्टाफ नर्स की आवश्यकता है। तो स्टाफ नर्स यूनानी से एलोपैथिक होता है, होम्योपैथिक होता है, वैसे यूनानी भी एक दवा की एक पद्धति है जो है। तो यूनानी के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य चिकित्सा एवं सर्जिकल नर्सिंग यूनानी में डिप्लोमा धारित हो। मतलब यूनानी में जो है वो
योग चिकित्सा एवं सर्जिकल नर्सिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी में डिप्लोमा धारित करता हो, यानी अगर मिडवाइफरी में भी डिप्लोमा है तब भी भर सकते हैं। यूनानी नर्स और मिडवाइफरी धात्री के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से पंजीकरण प्रमाण पत्र धारित करता हो, यानी जो यूनानी चिकित्सा पद्धति का बोर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन भी होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता यह है कि जो इनको वरीयता दी जाएगी। अधिमानी का मतलब ये हो गया कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, नंबर 1 बात। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो इसमें, यानी बी प्रमाण पत्र जो है उसमें अगर एनसीसी है आपका जो है तो बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक बात का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इन्होंने एक पूरा का पूरा लिस्ट जारी कर दिया है कि जो बोर्ड दिए हुए हैं, जो राज्यों के बोर्ड हैं, इन्हीं के द्वारा अगर आपने हाई स्कूल पास किया है, इंटरमीडिएट पास किया है, तभी वो मान्यता देंगे। इनके अलावा अगर आपने किसी भी अन्य बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया है तो उसकी मान्यता नहीं है, यानी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आ जाते हैं हम आयु सीमा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी कुल मिला के 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले 1 जुलाई 2002 के बाद का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम 55 वर्ष है आयु सीमा, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1968 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, जो भी छूट है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अन्य के लिए जो है 5 वर्ष अनमान्य होगी। उनका जन्म 2 जुलाई 1978 से पूर्व नहीं होना चाहिए। इसमें प्री और मेन दोनों के का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वही लिखित परीक्षा में यानी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से यानी EWS के अभ्यर्थी, ओबीसी अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये उसमें रखी जाएगी। मेंस की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 यानी 225 रुपये। SC/ST के लिए 80 रुपये यानी 105 रुपये टोटल। और उसके अलावा जो है जो भी लोग होंगे जिन फीस माफ होंगे जिनकी, उनकी 25 रुपये। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है परीक्षा शुल्क 80 रुपये एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये यानी 105 रुपये निर्धारित की गई है। इस तरीके से जो है जो फीस है वो निर्धारित की गई है। अगर दोस्तों हम इसमें बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है जो है प्रथम चरण में जैसे आप जानते हैं प्री होना है, तो प्रश्न पत्र 1, प्रश्नों की संख्या 170, सामान्य ज्ञान 30, सामान्य हिंदी 20, प्रश्न एवं नर्सिंग यूनानी विषय पर 120 प्रश्न आने हैं। कुल अंक 85, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का, समयावधि 2 घंटे की रहेगी। ठीक, अगर आप जो इसका सिलेबस है अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राष्ट्रीय आंदोलन है, कृषि है, सामान्य विज्ञान है, प्रारंभिक गणित भी है। हिंदी में देखिए जो जो चीज़ें आनी है उसमें लिखी हुई है साफ साफ। विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अन्य शब्दों के लिए 1 शब्द है, तब 2 शब्द है। इसके अलावा विशेष और विशेषण, पर्यायवाची, हिंदी में इतना रखा गया है। उसके बाद पूरी तरीके से जो यूनानी सब्जेक्ट है आपका वो पूछा जाएगा, वो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि जो हम चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। तो ये पूरा जो है आपको जो हम दिखा रहे हैं ये प्री का सिलेबस है। इस समय जो आपके सामने स्क्रीन पर है भी है,
ये प्री का सिलेबस है। इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि जो मेन है, मेंस होगा, ये मेंस की भी परीक्षा होनी है। इसमें देखिए मेंस में प्रश्न पत्र 1, प्रश्नों की संख्या 9, 5 + 4, कुल अंक 85, 25 + 60, समयावधि 3 घंटा। ठीक है, इस तरीके से जो है टोटल परीक्षा होनी है। तो कुल मिलाकर एक नोटिफिकेशन था जो आपके लिए लेकर आए थे। दोस्तों आशा है कि जो जानकारी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी और समझ जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो इस मूल से मिल चुका है। आप इसमें अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए हम अलग से वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए एक चीज़ जो इसमें छूट गई थी वो है पोस्ट स्टाफ नर्स यूनानी में पुरुष की जो है वो 2 सीट है मात्र, और स्टाफ नर्स यूनानी महिला की जो है वो 25 सीट है, 25। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। पद की प्रकृति समूह घ अराजपत्रित है। वेतनमान इसका 4600 पे बैंड का है, लेवल 7 का। पे मैट्रिक्स रुपये 44,900 से 1,42,400 इसका वेतनमान है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अगर आप इसमें कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गलती हो जाती है अगर आपसे, तो OTR में आप संशोधन भी कर सकते हैं। पहले OTR चेक कर लीजिएगा कि OTR से ही इसको भरा जाना है। तो OTR से आपको भरा जाना है, तो इसलिए जब भी आप पहले OTR बनाइएगा तो पहले OTR को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा। OTR नंबर आने के बाद उसमें कुछ भी हम संशोधन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, OTR में संशोधन कर सकते हैं, केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल पहले नहीं होता था, तो एक एक पॉइंट्स जो है हम संशोधन कर सकते हैं। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी गलती करते हैं आप तो OTR में ही संशोधन कर लेंगे आप, तो फिर फॉर्म भरते समय आपको कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अदरवाइज अगर OTR में कोई गलती होगी तो फिर आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब उसमें भी गलती रह जाएगी। आशा है दोस्तों आपको जानकारी जो समझ आई होगी। अगर दोस्तों कुछ भी जानकारी थोड़ी सी भी इससे मिली हो, अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।